नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के 3 बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। अब ये सुनने में भले ही किसी लैब के केमिकल जैसे लगें, पर असल में ये वो अनसीन फोर्सेस हैं जो हमारे खाने के स्वाद से लेकर हमारे शरीर के काम करने के तरीके तक हर चीज को इफेक्ट करती हैं। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि सफेद शर्ट पर अगर हल्दी का दाग लग जाए तो साबुन लगाते ही वो पीला दाग लाल भूरा क्यों हो जाता है? इस छोटे से रोजमर्रा के रहस्य के पीछे ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग केमिस्ट्री छिपी हुई है और आज हम उसी पर्दे को उठाने वाले हैं। तो आखिर हल्दी के दाग का रंग बदला तो बदला कैसे? इस तरह के केमिकल मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों के पास आप कह सकते हैं एक तरह का डिटेक्टिव किट होता है। ये ऐसे टूल्स हैं जो हमें किसी भी सब्सटेंस की असली केमिकल आइडेंटिटी बताते हैं। तो चलिए इन्हीं टूल्स से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की इस जासूसी में जो सबसे अहम औजार है उसे कहते हैं सूचक या इंडिकेटर। सोचिए, ये केमिकल वर्ल्ड के चमेलियंस जैसे हैं। ये ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग या स्मेल बदल लेते हैं और बस हमें फौरन एक क्लू मिल जाता है। और ये काम कैसे करते हैं? बिल्कुल ऐसे, जैसे ही आप इन इंडिकेटर्स को किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, ये तुरंत रिएक्ट करके अलग-अलग रंग दिखाते हैं। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, जहां हर रंग का एक खास मतलब होता है, जो हमें उस सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताता है। ये टेबल जो है, ये समझिए हमारी गुत्थी सुलझाने की मास्टर की है। देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नीला लिटमस एसिड में लाल हो जाता है और सबसे नीचे देखिए हल्दी, जो खुद एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो किसी बेस यानी क्षारक के कांटेक्ट में आते ही रेडिश ब्राउन हो जाती है। तो अब पजल सॉल्व हुआ। साबुन जो कि एक बेस होता है, इसीलिए हल्दी के दाग का रंग बदल देता है। पर बात सिर्फ रंग की नहीं है, कभी कभी पहचान स्मेल से भी होती है। जी हाँ, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे प्याज या लौंग का तेल। जब ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो टिपिकल स्मेल होती है ना, वो चली जाती है। तो ये भी सब्सटेंसेस को पहचानने का एक और कमाल का तरीका है। ओके, तो अब जब हमने पहचानना सीख गए हैं तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इनके बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखते हैं कि एसिड और बेस, ये दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज वाले केमिकल्स, एक दूसरे से और बाकी चीजों से रिएक्ट कैसे करते हैं। हम सब जानते हैं कि एसिड्स का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू, और वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ हैं बेसिस, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, छूने में साबुन जैसे चिकने, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मतलब केमिकली ये एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स हैं। एसिड्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उनका कुछ एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन। यहाँ देखिए, जैसे ही जिंक के टुकड़ों को एसिड में डाला जाता है, एक जोरदार केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये जो बबल्स निकल रहे हैं, ये हैं हाइड्रोजन गैस के। पर हमें कैसे पता कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। इस गैस को जब साबुन के पानी से पास करते हैं तो सोप बबल्स बनते हैं। और फिर आता है मजेदार हिस्सा। जैसे ही इन बबल्स के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, एक पॉप की आवाज आती है। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर टेस्ट है। कंफर्म हो गया। एसिड्स का एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं। जब एसिड्स कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स जैसे कंपाउंड से मिलते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और इस गैस को पहचानने का भी एक तरीका है। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, जब इस गैस को चूने के पानी यानी लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो वो मिल्की यानी दूधिया हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का पक्का सबूत है। तो अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या होगा जब ये दो केमिकल ऑपोजिट्स एसिड और बेस आमने सामने आएंगे? क्या कोई धमाका होगा? कोई बड़ी लड़ाई? नहीं, कोई जंग नहीं होती, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। इसका सिंपल सा रूल है, बेस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है और एसिड बेस के इफेक्ट को। इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। ये डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है। और ये स्लाइड उसी मैजिकल मोमेंट को दिखाती है। यहाँ देखिए, फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर की वजह से ये बेसिक सॉल्यूशन गुलाबी रंग का है, लेकिन जैसे ही इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाया जाता है, एक मोमेंट आता है जब वो गुलाबी रंग गायब हो जाता है।
यही है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, वो पल जब बेस का असर पूरी तरह खत्म हो गया। तो इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट का फाइनल रिजल्ट क्या है? बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत प्रोफाउंड। इस रिएक्शन से दो बिल्कुल नए और न्यूट्रल सब्सटेंसेस बनते हैं, सॉल्ट यानी लवण और वाटर यानी जल। और एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ सॉल्ट का मतलब सिर्फ टेबल सॉल्ट यानी खाने वाले नमक से नहीं है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो किसी भी एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। पर सोचिए, क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि कोई चीज एसिड है या बेस? नहीं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना पावरफुल है, ये जानना भी तो जरूरी है। और इसी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्पेशल स्केल का इस्तेमाल होता है, और वो है पीएच स्केल। इसे आप एसिड्स और बेसिस का पावर मीटर समझ सकते हैं। ये 0 से 14 तक की एक रेंज है। इसमें 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे प्योर वाटर। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे, सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे, उतना ही ज्यादा बेसिक या एल्कलाइन। तो हमारी डे टू डे लाइफ की चीजें इस स्केल पर कहाँ फिट होती हैं? देखिए, नींबू का रस, इसका पीएच है करीब 2.2, मतलब काफी एसिडिक। दूध का पीएच है 6.4 के आसपास, यानी स्लाइटली एसिडिक। और जैसा हमने बात की, प्योर वाटर एकदम बीच में 7 पर, परफेक्टली न्यूट्रल। ओके, तो अब हम इस स्केल को समझ गए हैं, पर सवाल ये है कि ये मैटर क्यों करता है? ये डेलिकेट केमिकल बैलेंस हमारी लाइफ के लिए और इस प्लैनेट पर लाइफ के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। देखिए, पीएच का सही बैलेंस लिटरली हर जगह क्रूशल है। हमारी बॉडी 7 से 7.5 की एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में ही ठीक से काम करती है। दूसरी तरफ हमारे स्टमक को खाना पचाने के लिए 1.5 से 3.5 जैसे हाईली एसिडिक पीएच की जरूरत होती है। अगर हमारे मुंह का पीएच 5 से नीचे चला जाए तो टूथ डीके शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि हमारी फसलें, उन्हें भी ग्रो करने के लिए मिट्टी में एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। और ये बैलेंस सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर तक सीमित नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। जब एटमॉस्फेयर में CO2 और SO2 जैसे पोल्यूटेंट्स बारिश के पानी से मिलते हैं तो वे एसिड रेन बनाते हैं, और ये एसिड रेन हमारी नदियों, झीलों और जंगलों के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, हमारे डेली चॉइसेस इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक इस डेलिकेट केमिकल बैलेंस को ग्लोबल स्केल पर कैसे अफेक्ट कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। तो आज की हमारी पड़ताल यहीं खत्म होती है। अगली बार जब भी कोई नींबू निचोड़े या साबुन इस्तेमाल करे तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री की एक पूरी दुनिया बस एक रिएक्शन की दूरी पर है।